हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ बच्चे हेलो। 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 हाँ सर। हेलो। दिख रहा है हेलो। क्या? मेरी ब्लर है आवाज सर। नहीं आ रही है आपके पास? बोर्ड में क्या ब्लर है? हाँ सर। बच्चे मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आवाज काट काट के आ रही है सर। हाँ बच्चे मेरी जो है ये एयरटेल और जियो दोनों काम नहीं कर रहे हैं बच्चे। इसका मतलब है कि एयरटेल तो और भी काम नहीं कर रहा है इस समय। व्हाट्सएप के मैसेज तक सेंड नहीं हो रहे हैं एयरटेल में। तो माइट बी चांसेस कि क्योंकि क्लाउड है कुछ। लास्ट क्लास में ठीक था सर, बिल्कुल ठीक था। हाँ लास्ट में ठीक था। तो ये आई डोंट नो क्या दिक्कत है। जिस दिन जो है क्लाउड होते हैं बादल मतलब आसमान में, तो सर उसी दिन प्रॉब्लम। लास्ट क्लास भी जिस दिन प्रॉब्लम हुई थी उस दिन भी क्लाउड था यहाँ पे। और मुझे नहीं समझ रहा, इतना समझ में आ रहा है कि इतने हल्के से क्लाउड से बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। बट मैं कि इधर उधर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हेलो। हाँ सर। अभी भी ब्लर है बच्चे? अभी क्लियर है सर। अभी क्लियर है? हाँ सर। मेरी आवाज? हाँ सर, क्लियर है। और ये बताओ क्लास मेरे पास भी क्लास है क्या आपकी? बात भी क्लियर है सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक मिनट। ठीक है तो ये चीज लिख ली है आपने? हाँ सर। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एवरी डिवीजन में बढ़ती जाती है। ठीक है। तो इस तरह का जो डिवीजन है उसको बोलते हैं इंडो रिड्यूप्लिकेशन। और आपने एक जायंट क्रोमोसोम का नाम सुना होगा, पॉलीटिनी क्रोमोसोम। सुना है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। ये एग्जाम्पल है जायंट क्रोमोसोम्स का। जायंट क्रोमोसोम्स में जो पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स है बेसिकली उसमें इस तरह का डिवीजन देखा जाता है। ठीक है।
हाँ सर, अभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर, पूरा बिल्कुल क्लियर। clear है, पूरा clear है। ओके, देन जो है क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो यहां से हमने एमाइटोसिस भी फिनिश कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशंस भी फिनिश कर दिए हैं, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस सब खत्म हो चुका है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं अगर कोई मिसिंग है तो। ठीक है बच्चे, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है क्या, बायोमॉलिक्यूल्स। ये आपके इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ये जो बायोमॉलिक्यूल है इस यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। मेरे बाद आपकी किसी कोई क्लास तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। तो बायोमॉलिक्यूल्स में जो है क्या कहते हैं, हमें बहुत सारी चीजें देखनी है कि किस तरह के जो बेसिकली मेन टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनके बारे में पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन्स में एक टॉपिक है एंजाइम्स, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी कुछ चीजों के बारे में हमको बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ना है। पर बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करें तो आप अगर एनसीईआरटी में भी देखोगे तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, कि अगर आपको बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी हो तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें हैं बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में, तो हम भी वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूं बायोमॉलिक्यूल्स कहां पे होंगे। बेसिकली सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। और बेसिकली सेल में भी कहां पे होंगे? प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आप विजुअलिटी क्लियर है बच्चे? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है कि इट इज द, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसको बोलते हैं हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने बोला फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? भाई Huxley। साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को बोला कि दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये लिविंग मैटर ऑफ द सेल, ये सेल का जो लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर ऑफ सेल, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे मैं आपके लिए सेल ड्रॉ कर रहा हूं ये, ठीक है, और तो सेल मेम्ब्रेन से लेके उसका जो अंदर का पार्ट, हालांकि प्रोटोप्लाज्म में तो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर तो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, ठीक है, बट सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन आपका लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना पार्ट है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? इट इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। ये कैसा है? ये लिविंग मैटर है, सेल के अंदर पाया जाने वाला लिविंग मैटर। इसके अंदर जो है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। इन्हीं ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर, these biochemical reactions, some of the biochemical reaction, total biochemical reaction that occur inside the cell known as metabolism, ठीक है। जितने भी टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन इस सेल के अंदर हो रहे हैं, कहां पे? प्रोटोप्लाज्म के अंदर, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म भी एक पार्ट है इस चैप्टर में जिसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हक्सले, उसने क्या नाम दिया? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ।
उसको नाम दे दिया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली? हाँ सर, क्लियर है। ओके, तो अब जो है ये जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है किसने दिया? द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय बता दो। परकिंजे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इनको फिजिकल बेसिस, इस चीज को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हक्सले ने बोला। ये बेसिकली लिविंग मैटर ऑफ द सेल है जिसके अंदर सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। इतना चीज आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है ये बेसिकली इसी की देन है। यहीं पे बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यहीं पे बायोमॉलिक्यूल्स बिगड़ रहे हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स के बनने का जो प्रोसेस है उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, उनके टूटने का जो प्रोसेस है, ब्रेकिंग अप का जो प्रोसेस है उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता है, ठीक है। मतलब जो सेल है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर ऑफ द सेल है, क्योंकि लिविंग मैटर ऑफ द सेल इस वजह से है क्योंकि वहां पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शन को, जो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे बेसिकली हमको यहाँ पे जो बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके बारे में हमको पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ना है। पर अगर आपसे कोई बोल दे कि नहीं हमको थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल्स में और डिटेल में बताओ, स्टार्टिंग से बताओ कि हम कैसे स्टडी करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिविंग मैटर को या लिविंग जो थिंग्स हैं उनको नॉन लिविंग थिंग्स में किस तरह का डिफरेंस है पहले वो देखें, ठीक है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में, नॉन लिविंग थिंग्स की केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है, पहले हम स्टार्ट वहां से करेंगे। फिर धीरे धीरे करके हम लिविंग थिंग्स में जाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम देखें तो कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है लिविंग एंड नॉन लिविंग की, वो क्या सिमिलर है या डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो ये कॉपी करो फटाफट। बढ़ जाएंगे बच्चे? हाँ सर। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं सर। यार क्या दिक्कत था, अचानक से बिल्कुल नेटवर्क गायब हो गया। अच्छा, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो लिविंग बीइंग है या लिविंग्स हैं एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में आप अर्थ क्रस्ट की बात कर सकते हैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। लिविंग्स भी उन्हीं केमिकल कॉम्पोजिशन, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, ठीक है। लिविंग्स और नॉन लिविंग दोनों में, इसको इन ब्रैकेट कर लो, ठीक है। लिविंग्स एंड नॉन लिविंग दोनों के केस में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या है, सिमिलर है। The chemical composition in case of both living being and non-living similar है। यहाँ पे भी वही कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाए जाएंगे, उसमें भी लिविंग्स में भी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाए जाएंगे। अगर कोई चीज डिफरेंट है तो वो प्रपोर्शन ऑफ केमिकल्स, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ केमिकल्स बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स आर डिफरेंट, ठीक है, इन नॉन लिविंग लिविंग्स। नॉन लिविंग के कंपेयर में लिविंग्स में जो केमिकल्स का कंपोजिशन है या केमिकल का प्रोपोर्शन है दैट इज डिफरेंट।
आपको वही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे भी मिलेंगे, वही यहाँ पे भी मिलेंगे। अगर कोई चीज डिफर कर रही है तो वो प्रोपोर्शन है, या वो बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। कॉपी कर लो इसको। और ये चीज कौन बताएगा कि ये जो केमिकल सिमिलर है और प्रोपोर्शन डिफरेंट है? ठीक है, इट इज रिवील्ड जब आप एलिमेंटल एनालिसिस करोगे दोनों की, लिविंग बीइंग की भी और नॉन लिविंग की भी। तो ये जो एलिमेंटल एनालिसिस है ये रिवील करेगी कि केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों में क्या है और कितना प्रोपोर्शन में जो है डिफरेंट। अगर आपकी बात की मतलब हम बात करें लिविंग्स बीइंग्स में, ठीक है, इन लिविंग के अंदर रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो है इज मोर, ज्यादा इन कंपैरिजन टू नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग्स के कंपेयर में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन है, ठीक है, रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज मोर इन लिविंग्स। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है कि लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो तो सेम है, बस प्रोपोर्शन डिफरेंस है। और प्रोपोर्शन में क्या है कि जो रेशियो है कार्बन एंड हाइड्रोजन का वो ज्यादा है लिविंग्स में इन कंपेयर टू नॉन लिविंग्स। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो एक और चीज देखने की कोशिश करते हैं। एक और चीज देखते हैं कि क्या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में पाए जा रहे हैं, क्योंकि हमको तो करना है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ के बायोमॉलिक्यूल्स की बात तो नहीं कर सकते हैं। हमको तो हमारे अर्थ में जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जो इतनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, हमको उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो हमें तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखना पड़ेगा। तो क्या जो जितने भी बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सेल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो सेल के अंदर के पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या इनके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सिमिलर है? ठीक है, बता सकते हैं इसका आंसर कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो चाहे सिंगल सेल नहीं सर, सिमिलर नहीं। सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स हो, वैसे प्रोकैरियोट्स के साथ मुझे सिंगल सेल नहीं लिखना चाहिए, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स में सिंगल सेल यूकैरियोट्स हो, या मोस्ट कॉम्प्लेक्स आपके कॉर्डेट्स हो, इन सब के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन तो आपको क्या दिखेगी? दे हैव सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, दे हैव सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। इनके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगी वो क्या होगी? सेम होगी। विजुअलिटी बच्चे क्लियर है? कोई जो है ब्लडनेस तो नहीं है? नहीं सर। ओके, तो सेम केमिकल कॉम्पोजिशन इसमें मिलेगी। आगे बढ़ जाएं। आप अपनी एनसीईआरटी को अगर ओपन करोगे तो एनसीईआरटी में आपको दो टेबल देखने को मिलेंगी। एक टेबल में तो ये बताया गया है कि जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग है उनमें जो कॉम्पोजिशन है, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स तो ये शेयर कर ही रहे हैं, ठीक है,
और इनकी जो डिफरेंट प्रोपोर्शन है वो दी हुई है वहां पे। मैं लिखा देता हूं थोड़ा बहुत, बट आप एक बार एनसीईआरटी में पूरा रीड करना। 2 टेबल पहले पेज पे ही बने हुए, ठीक है, पहले पेज पे ही 2 टेबल बने हुए हैं। पहले में तो ये चीज है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो प्रोपोर्शन का डिफरेंस है वो कैसे हो, तो वहां से कुछ आउटकम्स आएंगे, उस टेबल से आउटकम आएंगे, उनके बारे में मैं लिखाता हूं। ठीक है, अभी टाइम कितना हुआ? अभी तो जस्ट हुआ, थोड़ी देर और खींचूंगा। ठीक है, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं बच्चे, थोड़ा सा बनाता हूं, ज्यादा नहीं बनाऊंगा। लिविंग एंड नॉन लिविंग, इधर लिख लो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आई थिंक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। मुझे एक बार देखना पड़ेगा किस किस के बारे में मेंशन किया हुआ है। सिलिकॉन इज आल्सो देयर। अब आपका काम है इसको फिलअप करना। ठीक है, यहाँ पे लिविंग्स में कितना प्रोपोर्शन है, नॉन लिविंग्स में कितना प्रोपोर्शन है, इसको फिलअप करने का काम आपका। मैं एक चीज बता देता हूं कि वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन केस ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग्स में और नॉन लिविंग्स दोनों के केस में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लिख लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दिस इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट in both living and non-living, living and non-living दोनों में। कितना कितना प्रोपोर्शन है, लिविंग के अंदर 46%, 46.6 है, और नॉन लिविंग के अंदर कितना है ये 65%। नॉन लिविंग के अंदर ये जो प्रोपोर्शन है दिस इज 65%। ठीक है, बाकी आपका काम है आप करना, इसको कॉपी कर लो। तो मैं एक आपको वो बना देता हूं रेफरेंस ऑर्डर कि सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है, उसके बाद कौन सा प्रेजेंट है, उसके बाद कौन सा प्रेजेंट है, फटाफट कॉपी करो। सर हाँ बच्चे बोलो। सर आप जो लिखा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक, सिंगल यूकैरियोटिक और कॉर्डर सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, उसको आइडियल यूकैरियोटिक सेल में उसकी सेल सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। बच्चे सेम केमिकल कॉम्पोजिशन करने का मतलब है या, अच्छा हाँ, केमिकल कॉम्पोजिशन बच्चे काट दो, उसमें गलत लग गया हो, कॉम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए, नॉट कंपोनेंट लिख दो या कंपोनेंट लिख दो उसको, कंपोनेंट। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख दो वहां।
मैं प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, वो जो पाए जा रहे हैं वो सब में सेम है, वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लिविंग के अंदर चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे जो, हर जगह पे आपको सेम मिलेगा। ठीक है, प्रोपोर्शन डिफरेंट करेगा, वो हर जगह पे वेरी करेगा। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाओगे तो वेरी कर जाएगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स बेसिकली। ठीक है, बट जो है क्या कहते हैं, जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाँ बच्चे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उससे कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाए बट कंपोनेंट सेम रहता है। हाँ, कंपोनेंट सेम रहेगा, वो कंपोजिशन हटा दो बेटा, वहां से कंपोनेंट कर दो उसको। एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो सब सेम रहेंगे। ठीक है, वो सब सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जो टेबल है इसमें लिख दो कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक रेफरेंस ऑर्डर अगर मैं बता दूं, रेफरेंस ऑर्डर ऑफ लिविंग्स, जो रेफरेंस ऑर्डर है लिविंग्स का, कहां पे क्या लिख दिया यार, रेफरेंस ऑर्डर ऑफ केमिकल्स या एलिमेंट्स इन लिविंग्स। लिविंग्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है कौन? ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन। और ये जो है इट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है इसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन। एक्चुअली कई सारी बुक में थोड़ा कंफ्यूजन है, कई जगह पे हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से पहले दे देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से पहले दिया हुआ है, वो मैंने लिखा दिया। ठीक है, कॉपी करो। ये जो इनऑर्गेनिक प्रेजेंट है लाइक कैल्शियम, आयंस में बात कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक आयंस में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसको भी मैं लिखा देता हूँ, इसको भी मैं लिखा देता हूँ। कॉपी करो फटाफट, इरेज कर दूं? हाँ सर। हाँ, ये टेबल तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम घर में करोगे। ये मैंने छुड़वा दिया, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी तुम्हें घर में बैठ के करना। एनसीईआरटी इसी के बहाने पढ़ लोगे आप। तो मैं क्या बोल रहा था, क्या बताने जा रहा था मैं, क्या बताने, दिमाग से स्किप हो गया बच्चे, में क्या बताने जा रहा था? आयंस का, हाँ आयंस, आयंस, ठीक है। रेफरेंस ऑर्डर ऑफ डिफरेंट आयंस, जो डिफरेंट आयंस हैं उनका जो रेफरेंस ऑर्डर है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आप बता सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाला सबसे अबंडेंट आयन कौन सा है? ऑक्सीजन, Ca2+। इससे मैंने यहाँ पे ये ध्यान दो, ऑक्सीजन आयन। आयन, आयन, सॉरी। क्या हुआ? हेलो, हाँ सर, समझ गया। तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ये तो आयन लिखा था आपकी। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट पोटेशियम आयन। इसके बाद कौन सा होगा बच्चे? न्यूरॉन्स को अगर याद करोगे तो सर थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपको पोटेशियम, देन सोडियम, देन आपका
कैल्शियम। और ये पूछे जा चुके हैं, ये मत सोचना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये पूछे गए हैं आपके लास्ट 5 to 6 ईयर्स में। सबसे मोस्ट अबंडेंट आपका पोटेशियम है, देन सोडियम है, देन कैल्शियम। ठीक है। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में अभी तक तो मैं ऐसे पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा था। अगर मैं बोलूं इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर सबसे ज्यादा है अबंडेंट पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो कौन सा है? सोडियम। आगे बढ़े बच्चे? हाँ सर। बहुत तो नहीं थक गए हो? क्योंकि मेरा भी बैटरी 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा तो हालत खराब होता है। बच्चे आगे नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं इसको। ठीक है। सर ये इंट्रासेलुलर का सबसे ज्यादा पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम आयन, और एक्स्ट्रासेलुलर के सोडियम आयन। ये सेल मान लो, अंदर की तरफ से मोस्ट डोमिनेटिंग पोटेशियम होगा, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है यहाँ पे मोस्ट डोमिनेटिंग सोडियम होगा। बिल्कुल न्यूरॉन्स की तरीके। न्यूरॉन्स याद है तो ये याद है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये रेफरेंस सेल वॉल का सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का पास तो होती है। क्या बच्चे दोबारा से रिपीट करना? सर मैं बोल रहा हूँ सेल वॉल का पास जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का पास है तो इंट्रासेलुलर में प्लस और एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम होते हैं। आप बच्चे कहाँ जा रहे हो? आप सेल वॉल कहाँ पहुंच गए जाके? एक सिंपल सी चीज है, बाउंड्री है ये बाउंड्री है। उस बाउंड्री के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होगा, इसके अंदर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट होगा। इंट्रासेलुलर में पोटेशियम है, बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा टिश्यू। अगर आप एनिमल्स के केस में भी देखते हो तो एनिमल्स के केस में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। उसके बीच का जो एरिया है दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, and that extracellular space is occupied by more abundantly by sodium ion. ठीक है सर। ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं।